हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा मेन टॉपिक है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम देखते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। देखिए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन the number of particles of solute in solvent does not depend on the nature of solute। देखिए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वे प्रॉपर्टीज होती हैं जो डिपेंड करती है ओनली नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सोल्यूट। मींस सोल्यूट आप कितना डाल रहे हो, सोल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसकी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती हैं। डज नॉट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। जो नेचर है उसके ऊपर वो डिपेंड नहीं करती है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपने 1 मोल ग्लूकोज लिया है, उसको आपने डाल दिया। एक दूसरे के अंदर आपने 1 मोल अलग कोई भी यूरिया ले लिया, जैसे 1 मोल यूरिया को डाल रहे हो, तो उन दोनों के अंदर जो उनकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होंगी वो सेम होंगी, डिफरेंट नहीं होंगी। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होगी हैं वे प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट। जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट है उसके ऊपर डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सोल्यूट। नेचर के ऊपर वो डिपेंड नहीं करती है। टोटल जो हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो 4 होती हैं। सबसे पहले relative lowering of vapor pressure, सेकंड हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड है हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड लास्ट है हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है टोटल हमारे पास है टोटल 4। फर्स्ट है एलिवेशन रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकंड है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड फोर्थ है ऑस्मोटिक प्रेशर। जो रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है उसको हम पहले कर सके हैं रोड्स लॉ के अंदर। रोड्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट केस के अंदर वहां से जैसे हमने किया था तो क्या निकल के आया था, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट इक्वल टू जीटा सोल्यूट के लिए। ठीक है, यहां पर जो सोल्यूट है हमने नॉन वोलेटाइल लिया था जिसका वेपर प्रेशर नहीं होता है। तो जो हमारे पास ये टर्म है पी नॉट माइनस पी एस, इसको हम डेल पी भी लिख सकते हैं। चेंज इन वेपर प्रेशर हो रहा है, डेल पी अपॉन में पी नॉट इक्वल टू जीटा सोल्यूट हो गया है हमारा। तो डेल पी अपॉन में पी नॉट ये है हमारा रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो इक्वल आया था किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन केस ऑफ नॉन वोलेटाइल के केस के अंदर। ये हम पहले कर चुके हैं। अब आज जो हम करेंगे वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को डिटेल से करेंगे। जिन बच्चों को ये फिर से चेक करना है वो रोड्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल का केस के अंदर आप चेक कर सकते हो। आज हमारा जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है सेकंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उसको अब हम चेक करते हैं। तो जो हमारी सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग
पॉइंट। सबसे पहले देखिए बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअली होता क्या है। बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअली में देखिए क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड का वो टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर उस लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड is boiling point of a liquid is that temperature on which vapor pressure of that liquid is equal to the एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड का वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर के ऊपर उस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो इक्वल हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो हम 1 atm लेके चलते हैं नॉर्मली। जो वेपर प्रेशर है वो इक्वल हो जाए 1 atm के। तो जिस टेम्परेचर के ऊपर ये दोनों इक्वल हो रहे हैं उसी को हम उसको क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए यहां पर हम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। ये यहां पर हमने ले लिया प्योर लिक्विड, प्योर लिक्विड ले लिया है जिसको हमने बोल दिया सोलवेंट है ये प्योर। तो यहां पर जो सोलवेंट का केस है उसके सरफेस के ऊपर सिर्फ एक ही तरह के जो पार्टिकल है वही होंगे। तो हीट करेंगे तो प्योर पार्टिकल है, सरफेस के ऊपर एक ही तरह के पार्टिकल है, हीट करेंगे तो वेपर क्या बनेंगे, जल्दी बन जाएंगे। ठीक है। तो जैसे ही हमने इसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मींस जिसका वेपर प्रेशर होगा ही नहीं, जिसके वेपर बनेंगे ही नहीं, तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन की देखिए सरफेस के ऊपर क्या होगा, जो सॉल्यूट आपने डाला है और जो सॉल्वेंट है उस दोनों के पार्टिकल आ जाएंगे। ये मान लीजिए सॉल्यूट के, ये आपके पास सॉल्वेंट क्या हो गया, ये सॉल्यूट का, ये फिर सॉल्वेंट का हो गया, ये सॉल्यूट, ये हमारा सॉल्वेंट और ये सॉल्यूट, ये सॉल्वेंट। ठीक है। ये हमारे सॉल्यूशन का केस आ गया। अब देखिए यहां पर होगा क्या, जो सॉल्यूट के पार्टिकल है वो तो नॉन वोलेटाइल केस के अंदर आ गए हैं, उनका तो वेपर बनेंगे नहीं। तो यहां पर जो वेपर बनेंगे ओनली किसके बनेंगे, सॉल्वेंट। अब सरफेस के ऊपर सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है, बहुत ही कम है। इसका मतलब क्या है, इसके जो वेपर भी बनेंगे वो भी क्या बनेंगे, बहुत ही कम बनेगा ना। अगर एक ही तरह के होते हैं तो बहुत सारे बन जाते हैं। अब एक ही तरह के तो है ही नहीं, जो सॉल्यूट है उसके वेपर बनेंगे ही नहीं, ओनली सॉल्वेंट के मिलेंगे। और जो सॉल्वेंट के जो पार्टिकल है, जो मॉलिक्यूल है सरफेस के ऊपर वो बहुत ही कम है, तो जिसके कारण जो वेपर बनेंगे वो भी क्या होंगे, कम बनेंगे। तो आप बोल सकते हो जो वेपर प्रेशर होता है किसका, सॉल्वेंट का, प्योर का, वो ज्यादा होता है कंपेयर टू किससे, सॉल्यूशन से। उसका रीजन अभी हम चेक कर चुके हैं। अब देखिए इसको हम ग्राफ के द्वारा समझते हैं। ये हम ग्राफ बना रहे हैं। इस साइड हमारा वेपर प्रेशर है, इस साइड हमारा टेम्परेचर हो गया। ठीक है। अब देखिए इन केस ऑफ, अब एक मिनट यहां पर और देख लीजिए, यहां पर ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है किसको, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। तो जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो देखिए क्या होता है, प्योर सॉल्वेंट के केस के अंदर, अब देखिए यहां पर मान लीजिए पॉइंट है प्योर सॉल्वेंट का, कुछ ना कुछ तो वेपर होंगे। तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वेपर ज्यादा बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो वेपर ज्यादा बनेंगे तो हमारा ग्राफ ऐसा चलता जाएगा। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा प्योर सॉल्वेंट के केस के अंदर, ये हम प्योर सॉल्वेंट का बना रहे हैं, आप सॉल्वेंट लिख दीजिए, ये हम सॉल्वेंट का बना रहे हैं। तो सॉल्वेंट के केस के अंदर क्या होगा, एक टेम्परेचर के ऊपर ऐसा होगा कि जो सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है
वेपर प्रेशर वो इक्वल हो जाएगा किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर। मींस ये जहां पर ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को कट कर रहे हैं तो यहां पर क्या हुआ कि जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया। ठीक है, यही हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो इस टेम्परेचर हमारा ये वाला टेम्परेचर हो गया। ठीक है, इस टेम्परेचर को हमने नाम दे दिया T0। ठीक है, अब क्या होगा सॉल्यूशन के केस के अंदर हमें पता है जो सॉल्यूशन होता है उसका वेपर प्रेशर कम होता है क्योंकि उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल्स भी आ जाते हैं सरफेस के ऊपर। अब वेपर प्रेशर कम है तो हमने उसका जो वेपर प्रेशर है उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल करने के लिए हमें उसको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। ज्यादा हीट इसलिए दे रही है ताकि ज्यादा वेपर बनेंगे सॉल्वेंट के, तो ज्यादा हीट देंगे तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा हमारा, ज्यादा हो जाएगा। तो ये जो ग्राफ आएगा ये हमारा सॉल्यूशन का आ गया है। तो ये दोनों यहां पर कट कर रहे हैं तो ये हमारा सॉल्यूशन का ये इसको हमने नाम दे दिया T। तो ये हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, जो टेम्परेचर जो इंक्रीज हुआ है सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ, ये जो डिफरेंस है इसको हमने नाम दे दिया डेल टी बी। बॉइलिंग पॉइंट लेके चल रही है इसलिए बी लगाया। डेल टी डिफरेंस, टेम्परेचर का जो डिफरेंस, बॉइलिंग पॉइंट लेके चल रहे तो डेल टी बी हो गया है। ठीक है, फिर से समझिए, हमने ये ग्राफ बनाया वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर बीच में, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्या होगा जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के केस के अंदर जो वेपर प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है, तो थोड़ा सा कम टेम्परेचर के ऊपर ही इसके जो वेपर प्रेशर है वो इक्वल हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर। तो जिस टेम्परेचर के ऊपर इक्वल होगा उसको हमने नाम दे दिया T0। ठीक है, अब सॉल्यूशन के केस के अंदर क्या होगा, सोल्यूट भी है उसके अंदर सरफेस के ऊपर, सोल्यूट भी है सॉल्वेंट भी है। सोल्यूट हमारा नॉन वोलेटाइल है उसके वेपर बनेंगे नहीं। तो जो सॉल्वेंट के जो पार्टिकल है, जो मॉलिक्यूल है सरफेस के ऊपर वो बहुत ही कम है, तो मींस जो वेपर बनेंगे वो भी कम बनेंगे। अब उसके वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। टेम्परेचर इंक्रीज किया तो यहां पर जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है सॉल्यूशन का एंड जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो इक्वल हो गया है। इक्वल होने के बाद इसको T दे दिया। इन दोनों के बीच का डिफरेंस को डेल टी एंड जो बॉइलिंग पॉइंट केस लेके चल रहे थे इसलिए बी लगाया है यहां पर। ठीक है, अब जो डेल टी भी होता है मींस जो इंक्रीज हुआ है टेम्परेचर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की साइड गई है, तो जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है उसी को हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की साइड जाते हैं, तो जो डिफरेंस आ रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल टी बी हो गया, तो हमारा डेल टी बी किसके इक्वल आ गया है, ज्यादा माइनस कम, टी माइनस टी नोट के इक्वल आ गया है। ठीक है, तो ये हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। अब एक्सपेरिमेंटल स्टार्टिंग में जब एक्सपेरिमेंट किए गए थे इस चीज को निकालने के लिए, तो हमने ये देखा गया जो डेल टी बी होता है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देखा गया है। तो इसको हम मोलैलिटी के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो डेल टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, मोलैलिटी के। अब कई स्टूडेंट्स के मन में प्रश्न आएगा कि हमने मोलैलिटी क्यों लिया है, मोलैलिटी ये बाय एक्सपेरिमेंट देखा गया था। जब स्टार्टिंग में जब एक्सपेरिमेंट किए गए थे तभी हमने एक टर्म लेके चले थे, मोलैलिटी को लेके चले थे। तो हमारा जो डेल टी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, एम के। ठीक है, अब यहां से अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो हमारा यहां पर लिख देते हैं, हमारा डेल टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया किसके, मोलैलिटी के। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट यूज करेंगे। तो डेल टी बी एक कांस्टेंट हमने यूज कर लिया के बी एन। जो के बी है इसको बोलते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। जो के बी है, के बी को बोलते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, इसका दूसरा नाम है इबुलस्कोपिक कांस्टेंट। इसका दूसरा क्या नाम है, इबुलस्कोपिक कांस्टेंट। तो इस नाम से भी आ जाता है ये इब्लू। ठीक है, तो के भी हमारा मोलर एलिवेशन कांस्टेंट हो गया है। अब देखिए अगर मोलर एलिवेशन कांस्टेंट को हमें निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, जो मोलरिटी है उसको 1 मान के चलेंगे।
मोलिटी को 1 मान के चलेंगे, मींस m की वैल्यू जो मोलिटी है अगर आप उसकी वैल्यू 1 पुट कर दो तो डेल टी भी किसके इक्वल आ जाएगा, हमारा के बी के इक्वल आ जाएगा। तो आप बोल सकते हो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इक्वल हो जाता है किसके, हमारा जो एलिवेशन इन बॉडी पॉइंट के, कब, जब मोलिटी हो हमारी क्या, यूनिटी हो। यूनिटी का मतलब जब मोलिटी हमारी 1 है तो डेल टी भी किसके इक्वल हो जाएगा, के बी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब हम वापस इसी टर्म को लेके चलते हैं। अब देखिए जो मोलरिटी होता है एम, वो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एन अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, डब्ल्यू केजी हो गया। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलती है, गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास एम नॉट इनटू डब्ल्यू केजी हो गया। अब इसकी वैल्यू यहां पर हम पुट कर देंगे तो हमारे पास डेल टी बी किसके इक्वल आ गया है, के बी इंटू एम, नंबर ऑफ जो मास हमारा गिवन है, अपॉन में एम नॉट इंटू डब्ल्यू केजी हो गया। तो ये हमारी मेन टर्म यहां से निकल के आ गई है। अब यहां पर देखिए किलोग्राम के अंदर दे रखा है, अगर आप इसको ग्राम में लेके चलोगे तो यहां पर मल्टीप्लाई बाई 1000 हो जाएगा तो हमारा डेल टी बी आ जाएगा। अगर यहां पर आप इसको ग्राम के अंदर लेके चलोगे तो हमारे पास डेल टी बी किसके इक्वल आ जाएगा, डेल टी बी को आ जाएगा के बी इंटू एम अपॉन में एम नॉट इंटू डब्ल्यू ग्राम इंटू 1000। ठीक है, तो ये हमारा मेन एक्सप्रेशन निकल के आ गया। एक बार फिर से देखिए, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट के केस के अंदर क्या होता है, जो ग्राफ बनाया हमने वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर के बीच के अंदर ग्राफ बनाया है, तो जो सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है कंपेयर टू किससे, सॉल्यूशन से। तो इसका टेम्परेचर यहां आ गया और इसका यहां पर आ गया है। अब जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सॉल्यूशन का, देखिए थोड़ा सा डिफरेंस को समझिए, जो वेपर प्रेशर होता है वो सॉल्वेंट का ज्यादा होता है तो इजीली एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जल्दी से इक्वल आ जाएगा, जिसके कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। अब जो सॉल्यूशन होता है उसका वेपर प्रेशर कम होता है, वेपर प्रेशर को अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल करने के लिए टेंपरेचर को हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, जिसके कारण इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है कंपेयर टू किससे, सॉल्वेंट से। अब इनके जो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है डेल टी बी, को हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जो टेंपरेचर इंक्रीज हो रहा है, जो टेंपरेचर हमारा इंक्रीज हो रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल टी बी किसके इक्वल आ जाएगा, ज्यादा माइनस कम, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए, टी माइनस टी नोट के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया है। अब देखिए ये देखा गया है कि जो डेल टी बी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट के। तो मींस इसको हम मोलरिटी के द्वारा रिप्रेजेंट कर लेते हैं। डेल टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम, मोलरिटी के इक्वल आ गया है, और मोलरिटी हमारा किसके आएगा, n अपॉन में डब्ल्यू के बी। अब यहां पर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल के साइन को अगर हटाओगे तो वहां पर आप के बी पुट कर दोगे, कांस्टेंट जिसको हम बोलते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट। कई बार एग्जाम के अंदर इब्लोस्कोपिक नाम से लिया जाता है। जो हमारा इब्लोस्कोपिक है वो हमारा किस टर्म में है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के केस के अंदर ही है, जो हमारा कांस्टेंट है उसी को हम बोलते हैं इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट। आ गया, अगर m की वैल्यू 1 पुट करोगे तो डेल टी बी इक्वल टू के बी आ जाएगा, और m यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में जो मास है सॉल्वेंट का इन केजी के अंदर आ गया है। ठीक है, इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे, स्मॉल m जो मोल्स है वो गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास आ गया, वैल्यू पुट करेंगे तो डेल टी बी आ गया। केजी को अगर आप ग्राम्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 1000 कर देंगे। तो ये आज का हमारा टॉपिक था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को करेंगे, तब तक इसकी प्रैक्टिस करिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, प्रैक्टिस करिए। टिल देन बाय, थैंक यू।